हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए आज है जीके जीएस का क्लास 2। देखिए हम क्लास 1 ले चुके हैं। जो व्यक्ति क्लास नहीं देखे क्लास 1 जा करके जरूर देखिए, ठीक है। ये स्पेशल एएनएम के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशल एएनएम के लिए जो न्यू बहाली आने वाला है, प्लस 10,709 एएनएम यदि एग्जाम होता है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। और यदि एग्जाम नहीं होता तो उसके लिए टेंशन लेना। वैसे 10,709 संबंधित कुछ अपडेट आया है कि कुछ सिस्टर जा करके वहाँ पे पटना में जाकर के मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराया जाए। बिल्कुल सही कहना है उसका, काउंसलिंग जल्दी जल्दी कराया जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल से भी अधिक टाइम होने वाला है। चूंकि पीछे का वैकेंसी यदि क्लियर नहीं करेगा तो फिर नया बहाली आने का चांस थोड़ा कम रहता है, और पीछे की यदि बहाली क्लियर रहता है तो नया बहाली आने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए पीछे की बहाली क्लियर होना बेहद ही जरूरी है। तो मेरे दोस्त, यदि इसमें एग्जाम होता है तो ठीक है, एग्जाम नहीं भी होता है तो भी ठीक है, लेकिन आपको यह पता होगा कि आगे जो भी बहाली आने वाला है उसमें एग्जाम होगा। उसी को देखते हुए हम तैयारी कराना बिल्कुल शुरू कर दिए हैं। और टेलीग्राम से जाकर के जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जहाँ पे फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और रेगुलर टेस्ट होता है। रोज 8 बजे शाम में टेलीग्राम में टेस्ट होता है। आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जाकर के जुड़िए। नहीं जुड़े हैं समझिए एक कदम आप पीछे हैं, जल्दी से जाके जुड़िए। जिसका लिंक हम मिडवाइफरी के क्लास 1 और क्लास 2 लिए हैं, वहां पे जाकर जहां आप कमेंट करते हैं वहां पे सबसे ऊपर में हम पिन कर दिए हैं, उसके माध्यम से आकर के जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। याद रखिएगा, विटामिन की 2 कैटेगरी होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील बी और सी होता है, ध्यान दीजिएगा। और वसा में घुलनशील ए डी के ई, यानी याद रखने का ट्रिक है एडेक, ठीक है। तो यदि आपसे सवाल में पूछ ले कि सर जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, तो याद रखिए बी और सी। और आपसे पूछ ले कि वसा में घुलनशील कौन कौन से, ए डी के ई, ये 4 विटामिन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2 तरह के विटामिन बताया जाए आपको, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होगा वो जल में घुलनशील नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कह देगा कि जल में घुलनशील नहीं है तो ये ऑप्शन रहेगा, इनमें से 4 ऑप्शन, तो आप मार दीजिएगा ये जल में घुलनशील नहीं है, क्योंकि ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो 2 तरह का कैटेगरी आज तक घुलनशील संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, हमने दोनों ही क्लियर कर दिए बिल्कुल आसान भाषा में। भैया जल में घुलनशील सीधा मारिएगा बी और सी। कह देंगे वसा में घुलनशील ए डी के ई, ए डी के ई, रट लीजिए एडेक, ए डी के ई एडेक, ये वसा में घुलनशील है। और बाकी बी और सी किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है। यही 2 क्वेश्चन आज तक पूछा गया, रट लीजिए दिमाग में, सिलेक्शन नंबर पक्का। आगे है मेरे दोस्त, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला गैस, ओकिरिया गैस पूछा गया। सबसे पहली बात, ओकिरिया से संबंधित आज तक जितना क्वेश्चन पूछा गया सारा कवर हम कर देंगे। वायुमंडल ओकिरिया गैस की संख्या है 6, ध्यान दीजिएगा। और यह आवर्त सारणी के, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के समूह 18 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, समूह 18 में। यदि आपसे पूछ ले कि ओकिरिया गैस आवर्त सारणी के किस समूह पाया जाता है, समूह 18 में। कितने ओकिरिया गैस है, 6 है। ओकिरिया गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें से देखिए जितना सवाल आज तक पूछा ओकिरिया गैस संबंधित है। देखिए ओकिरिया गैस में से 6 गैस में सबसे भारी गैस है रेडॉन, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे भारी है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो आपको रेडॉन से पूछ ले क्वेश्चन, क्या वायुमंडल में रेडॉन पाया जाता है, नहीं। सबसे भारी ओकिरिया गैस कौन है, रेडॉन है। और रेडॉन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियोधर्मी तत्व, एकमात्र इसमें ओकिरिया गैस में से रेडॉन है जो कि रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी तत्व संबंधित उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2 क्वेश्चन रेडॉन से पूछा गया। सबसे भारी गैस किसमें से, ओकिरिया गैस में से, ठीक है। और वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो पाया जाता है उसमें सबसे अधिक कौन पाया जाता है, यदि जो पाया जाता है तो उसमें सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है, 0.93%। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। और हाँ, ओकिरिया गैस में एक और है, देखिए जितना भी ओकिरिया गैस है, सुन लीजिए, जितना भी ओकिरिया गैस है उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। जबकि ओकिरिया गैस में से एकमात्र हीलियम ऐसा है ओकिरिया गैस जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, अष्टक पूरा नहीं होने के बावजूद भी ये जो है ओकिरिया गैस है। यदि आपसे पूछ ले कि ओकिरिया गैस में से वो कौन सा गैस है जिसके बाहरी अष्टक पूरा ना होते हुए भी ओकिरिया गैस है, तो वो हीलियम है, ठीक है।
पूछ ले कि ओकिरिया गैस में से सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सा ओकिरिया गैस पाया जाता है, तो 0.93% के साथ आर्गन। आपसे पूछ ले कि सबसे भारी ओकिरिया गैस कौन है, तो मारिएगा रेडोन। आपसे पूछ ले कि कौन सा ओकिरिया गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो मारिएगा रेडोन। ठीक है, तो सारा हम कवर कर दिए। एक बार पुनः फिर, ओकिरिया गैस की संख्या कितना है, 6। किस समूह में है, समूह 18 में है, आवर्त सारणी के समूह 18 में है। ठीक है, ओकिरिया गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। सबसे भारी कौन है, रेडोन है। वायुमंडल में पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.93%। इतना क्वेश्चन ऑर्गन ओकिरिया गैस से पूछा गया है आज तक, वो सारा हम कवर कर दिए। आगे सवाल इसी संबंधित है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ओकिरिया गैस, तो अभी तुरंत आपको बता है आर्गन 0.93%। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है। देखिए, जिसे चलाने के लिए आपके हाथ से संबंधित, यानी आप अपने हाथ से किसी को स्टार्ट करने के लिए जो भी काम करते हैं वो यांत्रिक होता है। तो आप डायनेमो देखे होंगे, ये रहा डायनेमो, और इसमें इंजन लगा रहता है, मशीन। ठीक है, और इधर लगा हुआ रहता है घुमाने वाला हैंडल। देखिए, अपने हाथ से ऐसे ऐसे घुमाइएगा, घुमाइए घुमाइए घुमाते घुमाते तब जाकर के इंजन स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद तब आपको बिजली मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपने क्या लगाए, यांत्रिक बल लगाए, फिर आपको क्या मिला, विद्युत मिला। यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसका उल्टा आपसे पूछ ले कि मोटर बताइए क्या करेगा, तो भैया आप ये बताइए, अभी डायनेमो स्टार्ट करने के लिए आप हैंडल लगाए, अपने हाथ से वर्क किया और बिजली मिल गया। आप बताइए, क्या मोटर में बिना बिजली दिए मोटर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। यानी मोटर में सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सबसे पहला जो कार्य होगा वही चीज दूसरे में बदलता है। और दो ही क्वेश्चन एबे करता है, यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में। ठीक है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा क्योंकि इसे चलाए, इसे विद्युत में बदला। मोटर को पहले मोटर में विद्युत देना पड़ गया, उसके बाद ये चला। यानी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या फिर आप दोनों में से कोई एक भी याद है तो याद रख लीजिएगा, मोटर का उल्टा काम करता है कौन, डायनेमो का उल्टा कौन करता है, मोटर। या फिर मोटर का उल्टा डायनेमो, आप जैसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, वायु दाब मापी के पारेख स्तंभ धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो किसका सूचक है। देखिए, वायु दाब मापी जो होता है ना, सुन लीजिए, ये है वायु दाब मापी, इसमें पारा भरा रहता है। यदि पारे का स्तंभ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे, तो समझ लीजिए कि वर्षा होना होगा। क्या होने वाला है, वर्षा होने वाला है। और यदि पारे का स्तंभ एकाएक नीचे आ गया, ठीक है, समझ लीजिए कि आंधी तूफान आने वाला है। ऐसे थोड़ी बोल देता है मौसम विभाग, आंधी तूफान होने वाला है। दो कंडीशन हुआ पारे का स्तंभ संबंधी। एक और कंडीशन होता है, यदि पारे का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे धीरे, समझ लीजिए कि मौसम क्या होने वाला, साफ होने वाला है, मौसम साफ होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पारे का स्तंभ एकाएक गिर गया तो आंधी तूफान, ठीक है, धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा, बरसात का मौसम है, धीरे धीरे चलना है। और एक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है मौसम साफ होने वाला है। हमें उम्मीद है इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, कि वायु दाब मापी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे मतलब क्या हो रहा है, वर्षा होगा, तो वर्षा की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखिए, किसी भी चीज पे जब दाब बढ़ाइएगा ना तो गलनांक घट जाता है। यदि जैसे बर्फ हुआ, बर्फ के ऊपर दाब जितना बढ़ाइएगा उसका गलनांक उतना ही घट जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि बर्फ को दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया, किसी को दबाइएगा तो घटाइएगा नहीं, किसी को ध्यान रखिए, किसी को हम दबा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बर्फ के ऊपर दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है, घट जाता है। आगे है, बैरोमीटर के पारे का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। अभी तुरंत बताएं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, मौसम साफ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि घड़ी की चाबी भरी में कौन सी स्थिति उठ जाता है। पहले आपको पता होगा घड़ी में चाबी वाला घड़ी रहता था, इस जगह चाबी रहता था। जैसे घड़ी चलना बंद हो गया, चाबी 2-4 बार ऐंठ दीजिए, फिर घड़ी चलना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐंठे तो मतलब क्या हुआ, इसमें एनर्जी डाले, एनर्जी स्टोर करवा दिए। स्टोर मतलब क्या हुआ, स्थिति करवा दिया आप।
ठीक है। तो चाबी वाला घड़ी में जो चाबी अटते हैं ना, इसमें एनर्जी को स्टोर करवाते हैं, यानी स्थिर करवाते हैं। तो वही कह रहा है कि चाबी वाला चाबी की घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा रहती है। खैर अब तो घड़ी वाला चाबी तो लगभग नहीं है, बराबर है। अब तो लोग मॉडर्न चाबी मॉडर्न घड़ी पहनता है, इलेक्ट्रिक घड़ी भाई, है कि ना। जिसे मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए भाई, उड़ते रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे है गुरुत्वीय त्वरण जी। ध्यान दीजिएगा, छोटी जी से क्वेश्चन पूछा गया। छोटी जी का मान कितना होता है, यहाँ पे पूछा है गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान कितना होता है। छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मान। तो यहाँ छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो होता है ये त्वरण का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। अब छोटी जी से क्वेश्चन 2-3 को पूछा हुआ, जिसे हम आपको याद करा देते हैं। ये है पूरा पृथ्वी, ऊपर में होता है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, और ये होता है विषुवत रेखा। यदि छोटी जी यहाँ पे है, ध्रुव पे है, चाहे इधर ध्रुव पे हो या इधर ध्रुव पे है, तो छोटी जी का मान महत्तम होगा। ठीक है, छोटी जी का मान कितना होगा, महत्तम होगा। आपसे पूछेगा कि छोटी जी का मान, यदि ध्रुव पे छोटी जी है तो इसका मान क्या होगा, महत्तम होगा। यह पूछेगा कि छोटी जी का मान महत्तम कहाँ होता है, तो आप क्या मारिएगा, ध्रुव पे होता है। ठीक है, फिर हम बनाते हैं पिक्चर, बा उड़ जाता है। यह है विषुवत रेखा, यह है ध्रुव। तो यहाँ छोटी जी है तो जी का मान महत्तम है, और विषुवत रेखा पर है तो जी का मान न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा। और छोटी जी पृथ्वी की केंद्र पर है, एकदम बीचों बीच केंद्र पर है, तो उस कंडीशन में जी का मान 0 हो जाएगा। तो छोटी जी का मान आपसे पूछ ले महत्तम कहाँ होगा, तो ध्रुव पे। छोटी जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा, तो विषुवत रेखा पे। ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे। और छोटी जी का मान शून्य कहाँ होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर। और छोटी जी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आगे है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पहले आप समझिए, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी का मान, यदि पृथ्वी पर छोटी जी है, ठीक है, इसका जो भी मान होगा, चंद्रमा पर जाइएगा तो इसके मान का 1/6 हो जाएगा। बात समझिए, ऐसे समझिए। यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 kg का है पृथ्वी पर, ठीक है, उसे चंद्रमा पे ले जाइएगा ना, तो 60 kg का 1/6 कर दीजिए, कितना केजी हो गया, 6 केजी हो गया। आप समझे। तो आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति 60 केजी व्यक्ति है, उसको 1 न्यूटन बल लगा करके, 1 न्यूटन बल लगा करके हम 1 फीट तक छलांग मरवाते हैं पृथ्वी पर, 1 फीट तक। तो चंद्रमा पर क्या फीट चला जाएगा, 6 फीट चला जाएगा, नहीं जाएगा जी, क्योंकि वहां भार क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है, पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी छोटी जी होता है। तो इसका जो भी मान है, इसका मान कितना, 9.8 मीटर, 8 मीटर। तो चंद्रमा पर आपको निकालना पड़ेगा कि छोटी जी का मान कितना होगा, तो 1/6 निकाल दीजिए, 1/6 से भाग दे दीजिए, तो चंद्रमा पर छोटी जी का मान निकल जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर 1 फीट उछलता है, तो वही व्यक्ति उतने बल लगा करके चंद्रमा पे 6 फीट उछल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सवाल में किसी तरह से भी दे दे तो सीधा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान का 1/6 बराबर चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखिएगा 1/6। तो हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का कितना होता है, 1/6। या फिर सवाल में पूछ ले कि कोई व्यक्ति धरती पर 60 केजी का है, तो चंद्रमा पर कितने केजी होंगे, तो 6 केजी, 10 केजी होंगे। सॉरी, गलत हम कैलकुलेशन कर दिए थे। कोई व्यक्ति 60 केजी का है, तो चंद्रमा पर जाकर कितना होंगे, 60 का 1/6 कर दीजिए, 10 केजी होगा। ठीक है, उसमें 6 गलती से लिखा गया था, क्योंकि इस 60 का 1/6 के लिए 10 केजी निकलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, चंद्रमा पर हो या पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर से पृथ्वी पर आएगा, भार बदल जाएगा, या फिर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो भार बदल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, चंद्रमा पर से पृथ्वी पर जाए, ध्यान दीजिएगा, ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर से कोई व्यक्ति चंद्रमा पे चला गया, कह देगा द्रव्यमान बदलेगा, तो बोलिएगा नहीं, द्रव्यमान किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता है। तो क्या बदलता है, केवल और केवल भार बदलता है, ध्यान रखिएगा। या फिर चंद्रमा पर से कोई वस्तु को पृथ्वी पर ला दीजिए, तो क्या द्रव्यमान चेंज होगा, नहीं होगा। ये याद रख लीजिएगा कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान चेंजिंग नहीं होता, उसका केवल और केवल भार बदलता है। तो पूछ ले, पृथ्वी पर से कोई वस्तु चंद्रमा पे लेके गया
तो क्या द्रव्यमान बदलेगा? बोलिएगा द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार बदलेगा? हाँ, बोले भार बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? 1/6। सारा क्वेश्चन हम जी से संबंधित क्लियर कर दिए। आगे है चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है? देखिए चंद्रमा का पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसे हम किसी दिन डिटेल से समझा देंगे। और पृथ्वी का पलायन वेग याद रख लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार और हम रिकॉर्ड किए, लेकिन मोबाइल एकाएक जो बंद हो गया, जिसकी वजह से जो है रिकॉर्ड किया हुआ मेरा मेहनत चला गया। थोड़ा थक जाते हैं तो फिर रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। पलायन वेग किसी दिन और समझा देंगे। फिलहाल याद रख लीजिएगा कि 2.37 किलोमीटर पर सेकंड चंद्रमा का है और पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। खैर हम आंसर बता देते हैं। स्टूडेंट कभी कभी पूछ लेता कि इसका आंसर क्या बताए। 11 का आंसर ए होगा, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पनडुब्बी अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, और ऊपर में ये पानी का लेयर है और आप नीचे हैं, मान लीजिए पानी में नीचे हैं। आपको मन होगा ऊपर में क्या है उसको देखना है, नीचे से ऊपर देखना है, यानी पानी से ऊपर देखना है, तो आपको पेरिस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, पानी से ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा सर नीचे से देखने के लिए पेरिस्कोप, और ऊपर से नीचे देखने के लिए तब, तो इसके लिए बोलेगा हाइड्रोस्कोप। ठीक है, ऊपर से पानी के अंदर देखने के लिए हाइड्रोस्कोप, और पानी से ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप। तो सवाल में यहाँ आपको पानी के अंदर से पूछा गया है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे तरित चालक किसका बनाता है? कल ही आपको बोले थे तरित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और ये तांबा का बना होता है। तरित चालक का काम होता है, जब बिजली उजली गिरता है बड़े बड़े भवन पे, तो भवन पे बिजली ना गिरे तो बड़े बड़े भवन के ऊपर में देखिएगा नुकीला ऐसा देता है। नहीं समझ में आएगा तो किसी स्टेशन पे भी देखिएगा इस तरह से नुकीला बना दिया जाता है। ये तरित चालक होता है जो तांबे का बना होता है। तो बिजली गिरेगा तो यही तरित चालक के होते हुए जमीन में आ जाएगा, भवन को नुकसान नहीं होगा। तो वही पूछा है कि तरित चालक किसका बना था? तांबा का बना था। खोज किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। कहाँ लगाया जाता है? तो बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है। कहता अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये यही दो कारण है जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा। आगे बढ़ते हैं। कहता शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा आता है? शुष्क सेल समझते हैं, जो बैटरी उटरी देखते हैं मोबाइल में, मोबाइल का बैटरी, मोबाइलों का भी बैटरी रहता है तो चार्जेबल रहता है। ये टॉर्च का बैटरी आप देखे होंगे, टॉर्च का बैटरी देखे होंगे, तो वो शुष्क सेल है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है? उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है गेलेना किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा गेलेना जो है सीसा का अयस्क है, याद रख लीजिएगा। गेलेना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। थोड़ा हम थक गए हैं, पहले ही पढ़ा चुके थे बहुत अच्छा ढंग से, वीडियो उड़ गया वो एकाएक। आगे है आगे आपका सवाल है कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा कहते हैं, H2SO4 इसका नाम है, ध्यान रखिए। H2SO4 अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो वही कहता है लेड संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक किसका बनाता है? देखिए अस्थायी चुंबक आपको बनाना है तो सीधा सीधी लीजिए नर्म लोहा, ठीक है, नर्म लोहा। और अस्थायी चुंबक बनना है तो आप इस्पात ले लीजिए, ध्यान रखिएगा। अस्थायी चुंबक बनने के लिए इस्पात का और अस्थायी चुंबक बनने के लिए नर्म लोहा का। तो यहाँ पूछा हुआ दूसरा सवाल में अस्थायी चुंबक किसका बनता है? तो इस्पात का, और अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का। आगे संसार का सबसे बड़ा बीजांड कौन है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साइकस। साइकस का सबसे बड़ा बीज होता है। तो संसार का सबसे बड़ा बीजांड किसका होता था? साइकस का। देखिए एक और वीडियो हम बनाए थे जिसमें डिलीट हो गया, उसमें बहुत अच्छा समझाए थे। खैर ये भी हम बहुत अच्छा से ही समझा दिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। शाम में टेस्ट देने के लिए नहीं छोड़िए, ठीक है। और अपडेट 10,000 संबंधित कुछ चाहिए या एग्जाम संबंधित अपडेट चाहिए तो उसके लिए हम एक अलग से चैनल बना देंगे जिसमें हम आपको स्पेशल एग्जाम से संबंधित आपको अपडेट देंगे। इसमें आपको स्पेशल पढ़ाई होगा तत्काल।